Okay, hello everyone, and welcome to the next part in your CFA Level 1 studies. अभी हम जो वीडियो बेसिकली चैप्टर पढ़ रहे हैं वो रेट्स एंड रिटर्न्स है, which is the first learning module or for the first chapter from your quant section, right? और लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एनुअलाइज रिटर्न्स देखे, राइट? और इस वीडियो के अंदर हम लोग, इफ़ यू रिमेंबर, लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था कि हम लोगों ने आई वाज प्लानिंग टू डिवाइड दिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में शुरू किया था. तो आई मेंशन कि मैं इस वीडियो को इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को दो वीडियोस में डिवाइड करूंगा, लेकिन आई एक्चुअली डिसाइड टू डिवाइड इनटू 3 वीडियोस, राइट? क्योंकि अगर आप पीछे जाएं, इफ़ आई गो बैक टू द ओरिजिनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव, राइट, ये वाला, दिस इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ओके? तो मैंने ये मेंशन किया था, मैंने बोला कि दिस इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव वी आर डूइंग राइट नाउ, ओके? तो लास्ट वीडियो मैंने एनुअलाइज रिटर्न आपको पढ़ाया था, और इस वीडियो मैंने बोला था कि आई वाज प्लानिंग टू टीच यू कंटिन्यूसली कंपाउंड रिटर्न्स, राइट? कंटिन्यूसली कंपाउंड रिटर्न्स. लेकिन आई रियलाइज के बिफोर आई गेट टू कंटिन्यूसली कंपाउंड रिटर्न्स, मुझे आप लोगों को एक और क्रिटिकल कॉन्सेप्ट बीच में समझाना ज़रूरी है. तो इस वजह से अब मैं 2 वीडियोस की जगह 3 वीडियोस में इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को 2 की जगह 3 लर्निंग वीडियोस में डिवाइड कर रहा हूँ. और ये जो वीडियो है, ठीक है ना, तो द फर्स्ट वीडियो वाज एनालाइज रिटर्न, जो कि पिछली वीडियो थी. और अब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे द इम्पैक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग ऑन प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, ओके? तो अगर हम लोग इसको देखें कि, तो एज द नेम सजेस्ट, सो व्हाट आर वी गोइंग टू बी स्टडीइंग इन दिस वीडियो, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू. तो इसका द हेडिंग इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि हम ये देख रहे होंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग अगर बढ़ जाए, ठीक है ना, या कम हो जाए, वॉट एवर, इट विल वर्क बोथ वेज. लेकिन नॉर्मली फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग बढ़ रही होती है. तो मुझसे देखेंगे अगर फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग बढ़ती है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर और फ्यूचर वैल्यू के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, ओके? तो आई एम गोना स्टार्ट ऑफ बाय डिस्कसिंग द फर्स्ट पॉइंट, विच इज द मोर फ्रीक्वेंट कंपाउंडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? सो, और बाय द वे मैं जैसे ही समझाऊंगा तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल लूंगा कि एक ही, let's say t is equal to 0 year or t is equal to 1 year, ये is 1 year, okay, from now, okay? तो हम ये इस एक साल के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, ओके, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ओके? बट प्लीज नोट के यही कॉन्सेप्ट जो है मल्टीपल ईयर्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकता है, ओके? लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम गोइंग टू अप्लाई टू जस्ट 1 year, ओके? के द पॉइंट बीइंग कि हमारा जो होल्डिंग पीरियड है वो इज गोइंग टू बी 1 year, ओके? Holding period, okay? HP is like holding period, okay? So, let me remove this, actually. Holding period is 1 year, okay? So, now coming back to our example, तो the first point जो मैं डिस्कस कर रहा था वो ये कह रहा था कि the more frequent compounding has an impact on future value, present value computations. ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द सेकेंड पॉइंट, विच इज द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग इंक्रीजेज द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ओके? इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग इंक्रीजेज द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट. प्लीज नोट के इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं वो, कि वो उससे क्या मतलब है, लेट्स सी. अच्छा, एक और पॉइंट भी आपको भी डिस्कस कर लूँगा. हाँ, ये बात भी एक और बहुत ज़रूरी समझने की आप लोगों को है कि ये वाला पॉइंट है, इसी से रिलेटेड ये वाला तीसरा पॉइंट भी है कि अभी इस पॉइंट में इधर हमने डिस्कस किया कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग बढ़ेगी तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है ना? अभी क्या होता है वो हम एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे. लेकिन इसके अंदर एक और बात जो जरूरी समझने की ये है कि अगर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उससे क्या होगा कि अगर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो it will increase your future value
राइट, गिवन कैश फ्लो और डिक्रीज द प्रेजेंट वैल्यू. प्लीज नोट फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंड, ये आप लोग एक सीक्वेंस समझ लें. अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट राइट FC, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, अगर ये इंक्रीज करती है तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट EIR में, मतलब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी आपका क्या होगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट विल गो अप. और जब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो उससे दो चीजें होती हैं, प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है और फ्यूचर वैल्यू बढ़ जाती है. ओके, ये आप लोग इस चीज के ऊपर जरा गौर करें. यानी कि आई एम गोइंग टू रिपीट दिस अगेन बिकॉज सो इंपॉर्टेंट. अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग जो कि ये है, अगर बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी और फ्यूचर वैल्यू बढ़ जाएगी. ओके, अब हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स, वी आर जस्ट गोइंग टू टेक अ लुक एट इट थ्रू एन एग्जांपल. आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल द नोटेशंस. अब ये बात जरूरी समझने की ये, अच्छा फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू का. अभी मैं सिर्फ आपसे पहले प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला यहाँ पर है, ये दिया हुआ है. प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, राइट, मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट ओपन 1 प्लस R is your required rate of return, ये डिस्काउंट रेट, डिवाइड बाय M. प्लीज नोट कि ये M जो है, बाय द वे वी आर ऑल्सो गिवन द लेजेंड. ये जो प्लीज नोट, जब अगर मैं किसी क्वेश्चन आपको, जब स्पेशली जब हम किसी फॉर्मूले को डिस्कस कर रहे हैं और मैं कहूँ लेजेंड, रिफर टू द लेजेंड, इसका मतलब है कि लेजेंड जो है बेसिकली ये जो आपको दिया हुआ है ना F, ये R क्या है, R दिया हुआ है, ये मैंने पहले आपको फॉर्मूला दिया है और फिर मैंने आपको बताया वेयर. ठीक है, फॉर्मूला की डिटेल्स आपको दे रहा हूं. तो जब फॉर्मूले के अंदर वेरिएबल्स का खास तौर पर, ये R क्या है, ये R, दिस R इज अ वेरिएबल. ओके, यानी कि अगर ये इसकी वैल्यू चेंज होगी तो उसका टोटल फॉर्मूले पे इंपैक्ट पड़ेगा, उसकी टोटल जो फाइनल वैल्यू है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा. दैट्स अ वेरिएबल. इसी तरीके तो R जो है इस लेजेंड के अंदर, रिमेंबर वी टॉक अबाउट लेजेंड्स, तो लेजेंड जो है वो R का, मैं अगर आपको कहता हूं कि लेजेंड को रेफर करें तो दिस इज व्हाट इट मींस के ये R जो है रिफर करता है कोटेड एनुअल इंटरेस्ट रेट. ओके, दिस यू हैव बीन टोल्ड इन द लेजेंड. ओके, दिस इज द लेजेंड. ओके, तो M क्या है इसके अंदर, तो ओके राइट, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड. तो अगर लेजेंड को आप रेफर करें तो आपको देखेंगे कि R जो है, दिस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या कोटेड एनुअल इंटरेस्ट रेट. ओके, ये R कोटेड एनुअल इंटरेस्ट रेट है. M जो है वो कंपाउंडेड पीरियड्स पर ईयर. इन अदर वर्ड्स इसको M को एक और टर्म क्या दे सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग पर ईयर. ओके, एक साल में कितनी दफा कंपाउंडिंग हो रही है. ठीक है, और N जो ये बड़ा कैपिटल N है, ये नंबर ऑफ ईयर्स बताता है. ओके, नंबर ऑफ ये राइट, सो कितने नंबर ऑफ ईयर आपका होल्डिंग पीरियड टोटल कितने ईयर्स का है. ओके, तो अगर हम इसको, अगर हम एक, अच्छा ठीक है ना, तो ये हो गया, ये मैंने आप लोगों से अभी बेसिक्स डिस्कस कर ली हैं इसके अंदर. तो अब हम देखते हैं कि एक दो एग्जांपल्स देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग से प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है. तो लेट्स से पहले हम लेते हैं एग्जांपल लेते हैं कि प्रेजेंट, अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग को इंक्रीज करें तो उससे प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा. ठीक है ना, हम ये देख रहे हैं अभी. तो उसका जवाब ये है कि अगर हम एक मतलब प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, ये यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया हुआ प्रेजेंट वैल्यू का. ठीक है ना. बाय द वे एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताऊं कि अगर आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा यार ये, फॉर दोज ऑफ यू डू नॉट कम फ्रॉम मैथ बैकग्राउंड स्पेशली, उनको यू माइट बी कंफ्यूज कि ये किस किस्म का फॉर्मूला दिया हुआ है. क्योंकि अगर आप अपनी बुक्स में रेफर करेंगे, खासतौर पर CF इंस्टीट्यूट की टेक्स्ट बुक में या इवन अदर प्रेप प्रोवाइडर्स की टेक्स्ट बुक्स में, तो उनको आप देखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला क्या दिया होता है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस R⁻n, राइट, यही होता है ना. तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप इसी
इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो ये है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आर रेज़ टू पावर माइनस एन. ओके, दीज ये एक और ये दो, ये जो दो इक्वेशन ली हुई हैं दोनों एक बराबर हैं. दे विल यील्ड द सेम रिजल्ट. ठीक है ना. वो कैसे? तो मैं आपको ये सिंपली ये बता रहा हूँ कि ये जो आपने ये जो कैलकुलेशन की है, ये जो आपने 1 प्लस आर रेज़ टू पावर माइनस एन किया है, यानी कि अगर मैं आपको ये लिखता हूँ कि 1 प्लस आर रेज़ टू पावर एन माइनस एन इज द सेम एज 1 अपॉन 1 प्लस आर रेज़ टू पावर एन. प्लीज़ नोट मैं क्या कह रहा हूँ, इसको गौर से देखें कि अगर मैं आपको कहूँ कि 1 प्लस आर रेज़ टू पावर एन है, ठीक है ना, इसको दिस इज द सेम एज 1 अपॉन 1 प्लस आर रेज़ टू पावर प्लस एन. ओके, आई होप दिस मेक्स सेंस. प्लीज अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जस्ट गो थ्रू, जस्ट पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू व्हाटएवर आई हैव डिस्कस विद यू गाइस सो फार, तो आप लोगों को इसमें क्लैरिटी आ जाएगी. ठीक है, जस्ट रिमेंबर व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू. ओके, 1 प्लस आर रेज़ टू पावर माइनस एन इज द सेम एज दिस, और दिस इज द सेम एज दिस. ओके, ये मैथमेटिकल है. इसके फ्रॉम दोज हु डू नॉट कम फ्रॉम मैथ बैकग्राउंड, उन्हीं को थोड़ा बहुत ये इशू होगा. या और वेरी फ्रैंकली आप लोगों को मैं पॉइंट आउट कर दूं कि CFA के अंदर स्पेशली अप टिल दिस पॉइंट तो आप लोगों को कोई ख़ास हेवी मैथ की ज़रूरत नहीं है. ठीक है ना. आप लोग बेसिकली अगर सिंपली आप लोग अपना बेसिक ग्रेड 8th की इक्वेशन सॉल्विंग और जिब्रा बेसिकली याद रखें ना, तो आप लोग बड़े आराम से CFA की मैथ आप हैंडल कर सकते हैं. ठीक है ना. कुछ जगहों पे ज़रा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, लेकिन उन सिचुएशंस में भी यू कैन जस्ट मेमोराइज द फॉर्मूलाज एंड गेट अहेड. ठीक है ना. आपको CFA इंस्टीट्यूट सो फार राइट थैंकफुली वो नहीं आपसे ज़्यादा डेरिवेशन नहीं पूछेगा कि डेराइव करके दें फॉर्मूला दिखाएंगे, वो पूछेगा जवाब दे दें भाई. तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें फॉर्मूला ज़रा ट्रिकी है, तो उसको आप मेमोराइज करके भी आप उसको काम चला सकते हैं. बट यू शुड बी एबल टू नो के प्लग एंड प्ले कैसे होगा. फॉर्मूला याद कर लिया और फिर उसको प्लग एंड प्ले वो प्रैक्टिस से आपको समझ आ जाएगा. बट एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल द नोटेशंस. ठीक है. अगर अब ये सिचुएशन, ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ. बाय द वे, वी आर नाउ राइट नाउ वी आर सीइंग के फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग अगर हम इंक्रीज करें तो उससे प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. ठीक है ना. अगर हम कहते हैं कि पहले हम लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग और m, ये m जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग पर ईयर इज इक्वल टू 1, तो उससे क्या होगा. एंड बाय द वे रिमेंबर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू को देख रहे हैं पहले. ठीक है ना. फिर हम फ्यूचर वैल्यू को भी देखेंगे. अगर हम प्रेजेंट वैल्यू को देखें तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेज़ टू पावर n. राइट, दिस इज इट. राइट. और अगर हम फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग को देखें तो फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग को देखें तो ये हो सकता है कि m मल्टीप्लाइड बाय n. ओके, दिस m इज कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर. ओके, और एक चीज और होगी कि r जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा m से. ओके, जस्ट रिमेंबर दैट. ओके, बाय द वे, प्रेजेंट वैल्यू, नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है. फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेज़ टू पावर n. राइट, दिस इज द टिपिकल फॉर्मूला जो हम नॉर्मली यूज करते हैं जब हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग 1 है. ठीक है ना. लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग बढ़ जाए तो फिर हम उसको थोड़ा सा फॉर्मूला मॉडिफाई होता है और ये बन जाता है. ठीक है ना. ये मॉडिफाई होकर फॉर्मूला ये बन जाता है. ठीक है ना. तो अगर ये फॉर्मूला हम बना के रखें तो अगेन हम रिमूव एवरीथिंग. मैं एक दफा वापिस लेता हूँ. प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर अपॉन m रेज़ पावर m इंटू n. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. राइट. तो अगर हम इसको देखें तो, और लेट्स से हम एग्जांपल में हम ले रहे हैं कि अगर $100 हम लोगों को, मैं टाइमलाइन बना देता हूँ, अगर हम लोगों को $100 इट इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 1 है. ओके, 1 ईयर फ्रॉम नाउ. ओके, अगर मैं इसके ऊपर बोलूँ कि हमें $100 इधर मिलने हैं आफ्टर 1 ईयर. ठीक है ना. और इस वक्त हम कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग क्या है. फ्रीक्वेंसी ऑफ m इज इक्वल टू 1. ओके, m इस केस में हम 1 कह रहे हैं. तो क्या होगा, हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या निकलेगी. वो सिंपली आ जाएगी $100 डिवाइड बाय 1 प्लस r. राइट, r कितना होगा. अच्छा, बाय द वे लेट्स से कि
इसके अंदर R हम कह रहे हैं कि R इज इक्वल टू 5%, ओके, लेट्स से R इज इक्वल टू 5%, ओके। तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा 0.05, सॉरी राइट अगेन, टेक्निकल ग्लिच, $100, okay, divided by, right, 1/1 plus 0.05 divided by 1, okay, ये, और रेस्ट पावर 1 into n is n is equal to also 1, okay, R भी 1 है, सॉरी n m जो है वो m, ये m है, दिस इज m, ओके, और ये भी m है, और ये जो 1 है ये n है, ओके, राइट। वाई इज दिस n, वाई इज दिस n 1, बिकॉज हमारा जो होल्डिंग पीरियड है वो 1 है, राइट, 1 ईयर है, राइट, वी आर डिस्काउंटिंग फॉर 1 ईयर, ओके। तो अगर हम इसकी वैल्यू लें तो क्या आएगा, 100 divided by 1.05, basically we will get 95.238, okay, okay, your value is going to be 95.238. let me just 95 point, let me just write, I'm going to remove all the notation, ये मैं सब हटा रहा हूँ और फिर मैं 95.238 की जगह कॉपी कर लूँगा, राइट, 95.238, ओके, move everything, right, 95.238, ओके, ये है अगर आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग या m जो है m इज इक्वल टू 1, इन अदर वर्ड्स एक साल में एक दफा कंपाउंडिंग हो रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग 1 है पर ईयर, ओके। अब हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग को डबल कर देते हैं, 2 कर देते हैं उस, और सेम नंबर्स का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू $100 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट ओपन 1, सॉरी इसको ऐसा करते हैं, ये नहीं करते, let's actually do $100 upon bracket open 1 plus 0.05 divided by 2. Why is this 2? This 2 is because of frequency of compound m जो है वो 2 हो चुका है, m by the way again refers to the compounding periods per year और frequency of compounding per year, okay, और r जो है वो 5% है, राइट, तो ये हो गया, ठीक है ना, रेज़ टू द पावर व्हाट, mn, m जो है इसमें 2 हो गया और n 1 रहा, तो अगर हम ये करें कैलकुलेशन तो इससे क्या होगा, लेट्स सी, 0.05 divided by 2 plus 1 raised to power 2 1 over x multiplied by 100. This will become 95.18, ओके। ये देखें कि जब फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग 1 थी, प्लीज नोट कि फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग जब 1 थी तो 95.28 दिया आया था आपका आंसर। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग 1 थी तो आपका ये फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग इज इक्वल टू 1, तो उसमें हमें 95.238 आया था। अब फ्रीक्वेंसी इस सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग 2 हो गई है और उसमें हमें देखें कि हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो लो, ज़्यादा कम हो गई है, और तो डेसिमल्स में हो रहा है फ़र्क, लेकिन जस्ट रिमेंबर के कम हो रही है, ठीक है ना। और अगर आप ये सोचें कि भाई ये तो इतना छोटा सा फ़र्क है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, $100 के ऊपर अगर थोड़ा सा इतना सा डेसिमल में फ़र्क आ रहा है, तो उसका जवाब ये है कि जब कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोजेक्ट्स और जब इक्विटी इन्वेस्टमेंट बात करते हैं तो द अमाउंट कैन बिकम वेरी बिग। तो अगर मिलियंस ऑफ डॉलर्स में अगर हम बात कर रहे हो, अगर ये तो $100 ले रहे हैं, अगर हम इसे बोलें कि $100 मिलियन पे हम बात कर रहे हैं, तो ये छोटा सा भी आपको जो फ़र्क नज़र आ रहा है ये भी बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस बन जाएगा, ठीक है ना। दैट्स वाई वी टेक दिस इनटू कंसिडरेशन, दैट्स वाई वी कैन नॉट जस्ट से कि एक को फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क पड़ेगा जब आपकी फ्रीक्वेंसी, जब आपकी इन्वेस्टमेंट के नंबर बड़े होंगे तो ये छोटा डेसिमल में भी फ़र्क, आपको डेसिमल्स का डिफरेंस भी काफ़ी बड़े नंबर बन जाते हैं, ठीक है ना। ओके, आई एम गोइंग टू रिमूव एवरीथिंग। तो अब हमने फ्रीक्वेंसी, पहले हमने क्या करा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग 1 की थी, लेट मी रिमूव दिस, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग 1 की थी। अब हम क्या कर रहे हैं कि दिस, ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग जब 1 थी तो ये सिचुएशन थी। अब हम कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग m जो है m इज इक्वल टू 2 नाउ, तो उसकी वजह से यानी कि फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग जब 2 हो गई तो वैल्यू क्या आई, 95.18,
ठीक है ना। मैं और ये रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, गो बैक लिटिल इन द वीडियो और आप लोग देखेंगे कि मैंने बोला था कि अगर फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग बढ़ती है, ये वाले पॉइंट को अगर रेफर करें तो हमने क्या बोला था कि अगर फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग बढ़ती है तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, और अगर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। यही बोला था हमने, राइट। refer to the video if it's not clear you can go back and refer to the video. तो और ये हो रहा है, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग नाउ। अगर हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग 1 से 2 डबल कर दी, एक नंबर फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग डबल कर दी, तो आपका उससे प्रेजेंट वैल्यू जो कि 95.238 थी अब 95.18 हो गई, प्रेजेंट वैल्यू कम हो रही है, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग को बढ़ा के, अगर मैं इसको बढ़ा के m को 4 कर दूं, यानी कि एक साल में 4 दफा कंपाउंडिंग हो रही है, ठीक है ना, यानी कि अनदर वर्ड्स पर क्वार्टर कंपाउंडिंग हो रही है, तो उसमें क्या होगा ये भी देख लेते हैं। अगर मैं इसको तो ये चीजें चेंज हो जाएंगी, राइट। 5 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा और यहां भी 4 हो जाएगा, ठीक है। उससे देखते क्या क्या वैल्यू पे इंपैक्ट पड़ता है। लेट्स सी उससे आंसर क्या आता है। इफ आई डू दैट, सॉरी 0.05 divided by 4 plus 1 raised to power 4, okay, और x multiplied by 100। अब हो गया, अगर हम फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग को 4 कर दें तो प्रेजेंट वैल्यू आएगी 95.15, ओके, डॉलर्स। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग हमने जब 1 की तो 95.238 आया, यानी कि सबसे हाई। फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग कम है तो प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है। अब फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग जब 1 से हमने बढ़ा के 2 की तो प्रेजेंट वैल्यू और कम हो गई, 95.18 हो गई। और जब हमने फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग को बढ़ा के 4 कर दिया, m = 4 कर दिया, तो प्रेजेंट वैल्यू और भी कम हो गई, 95.15 हो गई, राइट। आई होप दैट्स क्लियर फॉर यू गाइस नाउ। अच्छा, ये तो हो गया प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर इम्पैक्ट। अब मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूं कि अगर फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग बढ़ती है तो उससे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट तो हमेशा बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी प्लीज ये बात को याद कर लें कि अगर फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग बढ़ेगी तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा हमेशा, लेकिन उस इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से प्रेजेंट वैल्यू पे जो इम्पैक्ट आएगा वो डिक्रीज करेगी प्रेजेंट वैल्यू, और जो फ्यूचर वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। ये और ये इधर लिखा हुआ है, इस पॉइंट को रेफर करना है, ठीक है ना। दिस इज अ ट्रिक दैट यू हैव टू रिमेंबर के अगर फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग बढ़ रही है तो उससे फ्यूचर वैल्यू बढ़ेगी और प्रेजेंट वैल्यू घटेगी, कम होगी, ठीक है ना। लेट्स टेक अ लुक एट अनदर एग्जांपल। अब हम फ्यूचर वैल्यू देखेंगे, राइट। अब यही करते हैं, नंबर वही है, R 5% है, पहले m जो है वो 1 है, ठीक है, और वही वाली सिचुएशन है, यानी कि t = 0 पे और t = 1 पे है। इधर हम कह रहे हैं कि फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। अब वो नंबर कैश फ्लो उल्टा हो जाएगा, कैश फ्लो पहले t = 1 पे था, अब हम कह रहे हैं कि कैश फ्लो t = 0 पे आ गया, ठीक है। लेट्स से $100 हमारे पास ये, अब इसको हम ग्रो कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ओके। और इनिशियली हम कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग साल में एक दफा हो रही है। अगर ये सिचुएशन होगी तो क्या होगा, साल के एंड पे हमारा कितना पैसा होगा, हाउ मच वी हैव, दिस $100 वुड हैव ग्रोन टू $105। देयर इज नो साइंस बिहाइंड इट। इसके क्या करें हमने, देयर इज नो रॉकेट साइंस बिहाइंड इट। अगर हम इसको ये करें कि बहुत सिंपल सा है कि $100 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट ओपन 1 + r raised to power n, सॉरी raised to power m into n, राइट। तो अगर हम इसको करें तो $100 multiplied by 1.05 raised to power m is 1, n is also 1, तो ये हो जाएगा, this is $100, okay, so we get $105, okay, right। तो ये हो गया। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग को कहते हैं कि, और मैं पूरा नहीं डिलीट करता, लेट मी जस्ट चेंज सम ऑफ द थिंग्स राइट ओवर हियर। अगर मैं इसको ओके तो अच्छा, एक चीज जो हम लोग अभी देखने की जरूरत है वो ये है कि एक जो चीज हमें देखने की वो एक चीज ये होगी, वो ये होगा कि
आर इधर फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगेन वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ओवर हियर, ओके। फ्यूचर वैल्यू की एक चीज जो हमें याद रखना जरूरी है, there's something that I skipped over here, वो that is कि R will be also be divided by M, okay। तो ये एक्चुअली 105 नहीं होगा, ये हो जाएगा 100 एंड राइट, ये हो जाएगा बिकॉज ये अगर R डिवाइड बाय M भी होगा ना, ठीक है ना, राइट। जस्ट रिमेंबर, लेट मी गिव यू द फॉर्मूला। अच्छा, लेट मी पॉइंट समथिंग आउट। ये हमने फॉर्मूला दिया हुआ फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग के साथ, राइट। फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग के साथ फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू। अगर मैं इसको फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करना है ना, इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस फॉर्मूला टू फ्यूचर वैल्यू, लेट्स से आई वांट टू मेक दिस नॉट प्रेजेंट वैल्यू बट फ्यूचर वैल्यू, तो मैं सिंपली इसको जाके प्लस कर दूंगा। पावर में आप देख रहे हैं, पावर में पहले रेज़ टू पावर यहां पे माइनस एम एन था। अगर मैंने इसको फॉर्मूले को प्रेजेंट से फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो मैं सिंपली इसको प्लस एम एन कर दूंगा, ओके। तो अगर ये दैट इज द ओनली डिफरेंस, ओके। तो अगर ये होगा तो उसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है कि अच्छा ये फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग हमने बढ़ा दी है। रिमेंबर अभी इससे पहले जो मैंने आपको सिनेरियो बनाया था अगेन फ्यूचर वैल्यू का, उसके लिए मैंने बोला था इसकी 105 वैल्यू आई थी, हमने उसके बोला था फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग 1 है, ठीक है ना। इसकी वजह से उसके अगर इवन एम अगर डिवाइड बाय एम भी करूं, इसको भी डिवाइड बाय एम करूं, तो उससे भी फाइनल वैल्यू का फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। बिकॉज आर डिवाइड बाय 1 इज स्टिल आर, राइट। एनी वैल्यू डिवाइड बाय 1 इज द सेम वैल्यू। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग बढ़ाऊंगा, लेट्स से 2 कर रहा हूं, तो तब उसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। अब वो क्या हो रहा है कि राइट, अब रिमेंबर कि अब हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग 1 की जगह कर दी है 2, डिस्काउंट रेट वो रेट ऑफ कंपाउंडिंग वही है, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में अब ये अब let me actually I'm going to remove everything, I'm going to do this thing one more time, okay। ये सिचुएशन सेकंड सिनेरियो जिसके हम लोग फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग 2 कर दी है एंड कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू, उसमें देखते हैं क्या होता है। अगर हमारी अगेन R is equal to 5%, R is the rate of compounding, M is equal to 2, okay। यानी कि 2 फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग इज 2 पर ईयर, ओके। इस सिचुएशन में अगर मैं ये करूं, सॉरी 1 0 और 1, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि हम लोग बोलें कि हम लोग के पास $100 इस पॉइंट पे हैं, राइट, एंड वी वांट टू ग्रो इट फॉर 1 ईयर, ओके, बट द फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग इज 2, तो अब फॉर्मूला क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट ओपन 1 प्लस R रेज़ पावर सॉरी डिवाइड बाय M ब्रैकेट क्लोज रेज़ पावर प्लस MN, ओके। अगर हम ये इसमें ये सिचुएशन ये एग्जांपल को प्लग इन करें तो हमारे पास आएगा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल प्रेजेंट वैल्यू इज $100 मल्टीप्लाइड ब्रैकेट ओपन 1 प्लस R इज हाउ मच, R इज 0.05 divided by 2 bracket close raised to power M is 2 multiplied by N is 1, okay। If we do the math, what are we getting? Let's see. 0.05 divided by 2 plus 1 raised to power 2 multiplied by 100, okay। Now we are getting, remember क्या हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग डबल की है, 2 कर दिए पर ईयर, तो उससे हमारा आंसर आ रहा है $105.0625, ओके। 0625, ओके। तो आप देखें कि जब फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग 1 थी, तो आया आंसर हमारा क्या, फ्यूचर वैल्यू $105। जब फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग 2 हो गई है तो आंसर आया है 105.0625। यू सी दिस प्रूव्स आवर पॉइंट। और किस तरह आप 4 कर दे फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग, जितनी भी फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग पर ईयर बढ़ाते जाएंगे तो उससे आपका क्या होगा, आपका फ्यूचर वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। दिस जस्ट प्रूव्स माय पॉइंट, राइट, जो हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि अगर फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग बढ़ेगी तो उससे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, और अगर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उससे फ्यूचर वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और प्रेजेंट वैल्यू के लिए उल्टा होगा, अगर फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग बढ़ती है तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट तो स्टिल फिर भी बढ़ेगा, लेकिन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से प्रेजेंट वैल्यू कम होती जाएगी अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग बढ़ा रहे हैं। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर
हम लोग इसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंटिन्यू रखेंगे और उसके लिए हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूसली कंपाउंड रिटर्न्स. ओके, दैट्स इट फॉर नाउ. आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.